हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो देखिए एक्चुअली आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत अधिक बारिश होने की वजह से संस्थान पहुंच पाना पॉसिबल नहीं था। इस वजह से आप लोगों की क्लास मिस ना होने पाए। फिर भी मैं आप लोगों की क्लास घर से ही अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। एंड शाम तक आप लोगों के पास क्लास पहुँच जाएगी, ठीक। चलिए, तो आज हम लोग अपने क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेल एंड फीमेल हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। और इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने मीनिंग्स एंड डिफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था, स्टेजेस के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। और जैसे ही आपके जो स्टेजेस थे, प्रीनेटल स्टेज एंड पोस्ट नेटल स्टेज, तो स्टेजेस के ही अकॉर्डिंग क्या था, हम लोगों को चरण भी पढ़ने थे और कितने चरण में एक शिशु का, एक बालक का डेवलपमेंट होता है, उन चरणों के बारे में भी मैंने आपको बताया था। जिसमें मैंने आपसे किन किन चरण के बारे में बताया था। सबसे पहले मैंने आपको फिजिकल डेवलपमेंट, उसके बाद मोटर डेवलपमेंट, फिर स्पीच डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, एंड उसके बाद फिर क्या था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो कुछ ऐसे चरणों के बारे में मैंने आपको बताया था। एंड उसके बाद फिर जैसे आपका प्रीनेटल स्टेज है एंड पोस्टनेटल स्टेज है, तो वन बाय वन हम लोग प्रीनेटल स्टेज को पढ़ेंगे और फिर पोस्टनेटल स्टेज को पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीनेटल स्टेज को। और देखिए, प्रीनेटल स्टेज को पढ़ने से पहले, जन्म के पूर्व की अवस्थाओं को पढ़ने से पहले भी हम लोगों को क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोगों को जो स्त्री और पुरुष हार्मोन्स जो होता है, उन हार्मोन्स को पढ़ना भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप सीडी पढ़ रहे हैं, तो सीडी में इन टॉपिक को पढ़ना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो निषेचन क्रिया होती है और जो गर्भावस्था होती है, गर्भधारण की अवस्थाएं होती हैं, उससे पहले भी हम लोगों को हार्मोन्स को भी जानना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेल एंड फीमेल हार्मोन्स की, तो जो मेल एंड फीमेल हार्मोन्स होता है, एक्चुअल में मेल में कितने हार्मोन्स होते हैं और कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और उन हार्मोन्स का काम क्या होता है, उनके बारे में जानना है। एंड फीमेल में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, कौन से मुख्य हार्मोन्स होते हैं और कौन से गॉड हार्मोन्स होते हैं, उनके बारे में भी जानना है। तो देखिए, एक्चुअल में तो दो ही हार्मोन्स होते हैं। दो हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं स्त्रियों में, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लेकिन फिर भी अगर इसे देखा जाए, तो अगर जन्म से पूर्व की अवस्थाओं में अगर आप हार्मोन्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे आपके चार अवस्थाएं, चार हार्मोन्स आते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आता है एस्ट्रोजन, ठीक है। सबसे पहले इसमें कौन सा हार्मोन्स आता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स आता है। सबसे पहले इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, एस्ट्रोजन। सबसे पहले इसमें होता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। अब देखिए, जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का मुख्यतः कार्य क्या होता है, और जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, ये महिलाओं में पाया जाने वाला वह हार्मोन्स होता है जिसकी कमी से, अगर महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, तो महिलाओं में कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे बांझपन की शिकायत हो जाती है। इसकी कमी से क्या होता है, महिलाओं में बांझपन की भी शिकायत होती है। बांझपन की शिकायत होती है, ठीक है। और ये जो हार्मोन्स होता है, ये जो हार्मोन्स होता है, ये महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होता है, लाभदायक माना जाता है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा क्या होता है, दूसरा हार्मोन्स होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक। अब ये जो देखिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है, तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है, यह हार्मोन्स एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो गर्भधारण एवं रजोनिवृत्ति हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, या गर्भधारण एवं रजोनिवृत्ति हार्मोन्स होता है। गर्भधारण एवं रजोनिवृत्ति मीन्स क्या है, कि देखिए, जो प्रोजेस्टेरोन होता है,
प्रोजेस्टेरॉन मासिक धर्म को क्या करता है, प्रारंभ करता है। प्रोजेस्टेरॉन ही एक ऐसा हार्मोन होता है जो पीरियड साइकिल्स को क्या करता है, बैलेंस में रखता है, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की वजह से जो बेबी को कंसीव करने की जो क्षमता होती है, बेबी को कंसीव करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की भी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। अधिक आवश्यकता आपके किसकी होती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की होती है। अगर बॉडी में इस हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो बेबी को कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है और पीरियड साइकिल में भी प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स भी इनरेगुलर हो जाता है, ठीक है। तो पीरियड्स को रेगुलर रखने के लिए और गर्भधारण के लिए ये हार्मोन्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरी चीज़ की एक इसमें ये भी है कि यह हार्मोन्स होता है वो यौन इच्छा को बनाए रखने में भी क्या करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। अब इसके अलावा ये जो दो हार्मोन्स होते हैं, ये दो हार्मोन्स तो आपके मुख्य हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही जो ये दो हार्मोन्स होते हैं मींस ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स और रिलैक्सिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स और रिलैक्सिन हार्मोन्स ये दो हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि जो मीन्स बच्चे के जन्म होने के बाद ये दो हार्मोन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले इसमें अगर हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की, तो ऑक्सीटोसिन जो होता है यह माँ में स्तन ग्रंथियों में पाया जाता है, यह माँ में स्तन ग्रंथियों में पाया जाता है, यह माँ में स्तन ग्रंथियों में तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वह माँ में स्तन ग्रंथियों में पाया जाता है मीन्स यह शिशु के जन्म के बाद, शिशु के जन्म के बाद दुग्ध निर्माण का कार्य करता है। ऑक्सीटोसिन शिशु के जन्म के बाद दुग्ध निर्माण का कार्य करता है, अतः शिशु के जन्म और उसके बाद महिलाओं में होने वाले जो मासिक धर्म में ऑक्सीटोसिन जो होता है, ऑक्सीटोसिन का क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। और इसके साथ अगर हम बात करते हैं रिलैक्सिन हार्मोन्स की, अगर हम लोग बात करते हैं रिलैक्सिन हार्मोन्स, तो जैसा कि नाम से भी प्रतीत हो रहा है रिलैक्सिन हार्मोन्स एक ऐसा हार्मोन्स होता है, एक ऐसा हार्मोन होता है कि जो जन्म के बाद मीन्स जब शिशु का जन्म हो जाता है तो जन्म के बाद मादा के लिए ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मतलब किस लिए, रिलैक्सेशन के लिए, रिलैक्स के लिए, मतलब एक आराम की अवस्था में आ जाए तो ये रिलैक्सिंग हार्मोन्स अपना कार्य करता है, शिशु के जन्म के बाद माँ के शरीर में सामान्य अवस्था में लाता है। शिशु के जन्म के बाद माँ को सामान्य अवस्था में लाता है, ठीक है। तो शिशु के जन्म के बाद माँ को सामान्य अवस्था में क्या करता है, ये लाता है। और दूसरी चीज की या एक क्वेश्चन भी आता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स स्रावित कहाँ से होता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो स्रावित होता है वो स्तन और कोरियन द्वारा स्रावित होता है, स्तन और कोरियन के द्वारा स्रावित होता है, ठीक। चलिए, तो ये हुआ आपका क्या है, ये आपको फीमेल हार्मोन्स हुए, ठीक है। फीमेल हार्मोन्स कौन कौन से हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, तीसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, और फिर क्या है, चौथा है लास्ट है आपका रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो ये चार हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि मादा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मेल हार्मोन्स। अगर हम लोग बात करें मेल हार्मोन्स की मीन्स पुरुष हार्मोन्स, तो पुरुष हार्मोन्स में दो हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक एक तो पहले होते हैं एंड्रोजन, पहला होता है एंड्रोजन हार्मोन्स और दूसरा क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक है। तो देखिए जो एंड्रोजन हार्मोन्स होता है, जो एंड्रोजन हार्मोन्स होता है, एंड्रोजन हार्मोन्स क्या होता है,
क्या पाया कहाँ जाता है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। एंड्रोजन हार्मोन्स की कमी से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और एंड्रोजन हार्मोन्स कहाँ पे पाया जाता है। तो एंड्रोजन हार्मोन्स जो होता है वो पुरुष प्रजनन अंगों में पाया जाता है। एक्चुअली थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ रहा है ना, इसलिए लिखने में समझ में आया। या पुरुष प्रजनन अंगों में पाया जाता है। ठीक है, अतः इसे क्या कहते हैं, लिंग हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, इसे लिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, कि इसकी कमी से भी क्या होते हैं, बांझपन की शिकायत होती है। इसकी कमी से, इसकी कमी से क्या होता है, बांझपन। ठीक है, और इसकी कमी से बांझपन भी हो जाता है। और दूसरी चीज की एक आप जनरली देखते होंगे कि कुछ पुरुषों में क्या होता है कि बात बात पे उन्हें गुस्सा आने लग जाता है। ठीक है, और बहुत अधिक ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। ठीक, तो ये किसकी कमी होती है, ये कहीं ना कहीं एंड्रोजन हार्मोन्स की कमी होती है। ठीक है, और चलिए दूसरा क्या होता है। अब दूसरा अगर हम बात करें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की, अगर हम लोग बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की, तो देखिए जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, इसका सीधा संपर्क किससे होता है, इसका सीधा संपर्क यौन इच्छा से होती है। ठीक है, और इस हार्मोन्स के कारण स्पर्म का निर्माण होता है। इस हार्मोन के कारण स्पर्म का निर्माण। ठीक है, चल तो इतना समझ में आया। अब जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का जो सीधा संपर्क होता है वो किससे होता है, यौन क्षमता से इसका सीधा संपर्क होता है। और इसका कार्य क्या होता है, या स्पर्म निर्माण का कार्य करता है। ठीक, चलिए तो आपने स्त्री हार्मोन्स और पुरुष हार्मोन्स मींस मेल एंड फीमेल हार्मोन्स को आपने देख लिया है। मेल हार्मोन्स दो होते हैं और फीमेल हार्मोन्स चार होते हैं। फीमेल हार्मोन्स में इन चारों हार्मोन्स का क्या क्या कार्य होता है उसके बारे में भी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसे समझ लीजिएगा। और फिर जो मेल हार्मोन्स होते हैं, इन दो हार्मोन्स का क्या कार्य होता है, इसकी कमी से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बॉडी में, उसको भी जानना अति आवश्यक है। चलिए तो आपने इतना देखा और मे भी इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा निषेचन के बारे में, और उसके बाद फिर हम लोग प्रीनेटल स्टेज में मीन्स गर्भावस्था की जो अवस्थाएं होती हैं, अवस्थाओं के बारे में हम लोग देखेंगे भाई। चलिए थोड़ा सा हम लोग निषेचन क्रिया के बारे में समझते हैं। अब जो निषेचन क्रिया होती है वो होती कैसे है। थोड़ा सा सूख के जाने दीजिए। अभी नहीं चलेगा, एक्चुअली दिख गया है ना। तो देखिए जो निषेचन क्रिया होती है, एक्चुअल में निषेचन क्रिया होती कैसे है। एक क्वेश्चन ये भी आपका बन सकता है कि जो निषेचन क्रिया होती है, निषेचन क्रिया का मतलब क्या होता है, निषेचन क्रिया कैसे होती है। तो देखिए स्त्री के डिंब ग्रंथि से, स्त्रियों के डिंब ग्रंथि से उत्पन्न ओवम तथा पुरुष के वृषण ग्रंथियों से उत्पन्न जो स्पर्म होता है, जब दोनों का क्या होता है, समरस होता है। ठीक है, दोनों का जब मिलाया जाता है, दोनों दोनों जब मिलते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जाइगोट की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक है,
तो वहाँ पे जाइगोट की उत्पत्ति होती है। बट जो जाइगोट होता है, जाइगोट पूर्ण रूप से बालक बनने तक के अवस्था में, बालक बनने तक के दौरान वो कौन कौन सी अवस्थाओं से गुजरता है। तो जो जाइगोट होता है या फिर जो आप युक्ता कह लीजिए, जो युक्ता होता है, युक्ता एक तरीके से पूर्ण रूप से बालक बनने के लिए वो तीन अवस्थाओं से गुजरता है। वो तीन अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? एक क्वेश्चन इसमें भी बना था, मुझे याद आ रहा है कि किस में बना था, कौन से एग्जाम में बना था, ये तो मुझे नहीं याद है, लेकिन मैंने प्रीवियस उसमें देखा है कि उसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि युक्ता पूर्ण रूप से, युक्ता पूर्ण रूप से बालक बनने के दौरान कौन कौन सी अवस्थाओं से या फिर कितनी अवस्थाओं से गुजरता है। ठीक है, तो कितनी अवस्थाएं होती हैं? गर्भावस्था की तीन अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले क्या होती है? सबसे पहले द पीरियड ऑफ द ओवम स्टेज होता है। ठीक है, जो बीजावस्था होती है। ठीक है, और दूसरा स्टेज क्या होता है? दूसरी स्टेज क्या होती है? एम्ब्रियो स्टेज होती है। ठीक है, एम्ब्रियो पीरियड स्टेज होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? भ्रूण अवस्था के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जो तीसरी स्टेज होती है वो होती है शैशवकाल की स्टेज। ठीक है, तो ये तीन अवस्थाएं होती हैं। जो तीनों अवस्थाएं होती हैं वो आपके किस में आती है? प्रीनेटल स्टेज में आते हैं। चलिए हम लोग प्रीनेटल स्टेज में देखते हैं सबसे पहले कौन सी अवस्थाएं हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं द पीरियड ऑफ द ओवम। ठीक है, द पीरियड ऑफ द ओवम की स्टेज मींस इसे हम किस नाम से जानते हैं? बीजा अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, गर्भावस्था की अवस्था है। तो यहाँ पे क्या है? गर्भावस्था की अवस्थाएं। गर्भावस्था में कितनी अवस्थाएं होती हैं? यहाँ पे एक्चुअल में तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे क्या है? सबसे पहले अवस्था यहाँ पे क्या है? बीजावस्था। सबसे पहले यहाँ पे बीजावस्था। और उसके बाद दूसरा क्या है यहाँ पे? भ्रूणावस्था। और फिर यहाँ पे क्या है? लास्ट क्या होती है? शैशवकाल की अवस्था। शैशवकाल की अवस्था। ठीक है, तो ये तीन स्टेजेस होते हैं। अब अगर हम बात करें बीजावस्था की, तो बीजावस्था को हम कौन सी और अवस्थाओं के नाम से जानते हैं? इसे हम डिंबावस्था के नाम से भी जानते हैं और इसे हम जाइगोटिक स्टेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होती है? या गर्भधारण के बाद, गर्भधारण के बाद गर्भाशय में लगभग एक सप्ताह तक जाइगोट तैरता रहता है। ठीक है, और जो भ्रूणावस्था होता है, भ्रूणावस्था में क्या होता है कि इस अवस्था के अंत तक भ्रूण की जो आकृति होती है, भ्रूण की आकृति क्या होती है? मानव का रूप ले लेती है। मीन्स पूरी तरीके से वह जो भ्रूण होता है वो पूरी तरीके से एक मानव का आकृति का बन जाता है। और शैशवकाल की अवस्था का मतलब होता है कि यह निर्माण की वह अवस्था होती है। मीन्स यूं कह लीजिए, 15 सप्ताह के बाद शिशु के हृदय की जो धड़कन होती है उसे हम सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन स्टेजेस होते हैं। ठीक है, गर्भावस्था की ये तीन स्टेजेस होते हैं जो कि आपके प्रीनेटल स्टेज में आते हैं। और उसमें हम लोग कल की क्लास में एक एक स्टेज के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में हम लोग